दोस्तों, हम संविधान का भाग 1 जिसमें भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र हैं, उसे पूरा पढ़ चुके हैं। अब भाग 2 को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय नागरिकता के लिए प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। तो एक शब्द समझते हैं सबसे पहले एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का सामान्य अर्थ यह होता है कि अगर कोई देश विभिन्न राज्यों में विभाजित है, तो उन राज्यों की अलग-अलग नागरिकता न देकर पूरे भारत की एक ही नागरिकता, पूरे देश की एक ही नागरिकता दी जाएगी। यानी कि कोई भी नागरिक होगा, वो भारत का नागरिक होगा, न कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या असम का नागरिक होगा। वहीं अगर यूएसए में देखें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहाँ का नागरिक अमेरिका का नागरिक होने के साथ-साथ न्यूयॉर्क जैसे राज्यों का भी नागरिक होता है। अब भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता के प्रावधानों के बारे में बताता है, आइए विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 5 सामान्यतः यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा। या तो 26 जनवरी 1950 से पहले किसी का जन्म भारत में हुआ है, या कोई भारतीय भूमि पर अविभाजित भारत में अधिवास कर रहा था। अनुच्छेद 6 यह बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए जो प्रवासी होंगे, उनकी नागरिकता का स्टेटस क्या होगा। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान से वापस लौट आए लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन वो और भारतीय मूल के हैं और भारत के बाहर रह रहे हैं। मान लो कि आपके परदादा जी 26 जनवरी 1950 से पहले भारत से बाहर चले गए थे और उन्होंने उसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। अब वो भारतीय मूल के व्यक्ति तो हैं, लेकिन भारत के नागरिक नहीं है। तो उनके बारे में जो जो प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में अनुच्छेद 8 बात करता है। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, इस चीज़ का प्रावधान करता है। आप फ्रांस जाते हैं और वहाँ पर जाकर फ्रांस की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी कि संसद बिना विधि बनाए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती, वह भारत का नागरिक रहेगा। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 10 में किया गया है। और अनुच्छेद 11 मतलब ये जो सभी प्रावधान हैं, ये संविधान के प्रारंभ के टाइम पे नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके बाद नागरिकता कैसे ग्रहण की जाएगी और कैसे समाप्त की जाएगी, इस पर कानून बनाने की शक्ति संसद की है, यह अनुच्छेद 11 बताता है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है, बल्कि नागरिकता पर जो कानून है वो केवल संसद ही बना सकती है। अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके ही संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया। यह संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या छीनेगी, यह तय करने का अधिकार संसद का है। परिणाम स्वरूप नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विस्तृत नियम तय करता है। इसे समय समय पर संशोधित किया गया है। यह 1986 में भी संशोधित हुआ, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में संशोधित किया गया। अब नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भारत का नागरिक होगा। वंशानुक्रम, यानी कि जिसके माँ बाप तो भारत के हैं लेकिन उसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, उसके नागरिकता के अधिकारों के बारे में बात करता है। उसे नागरिकता कैसे मिलेगी। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली जा सकती है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता ली जा सकती है, और क्षेत्रों के विलय द्वारा, यानी कि भारत किसी राज्य पर अटैक करता है या उसे भारत में समाहित करता है, तो उसके क्षेत्र में जितने भी निवासी होंगे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं। स्वैच्छिक त्याग, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ही नागरिकता त्याग कर देता है। पर्यवसान, टर्मिनेशन, कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, इससे भी नागरिकता खत्म हो जाती है। और वंचन, संसद विधि बनाकर किसी की नागरिकता छीन सकती है। तो चलिए जन्म से नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। जन्म से नागरिकता का साधारण सा मतलब यही है कि जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। 1950 से 1987 के बीच में भारत में जन्म लेने वाले बच्चों के माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए था। लेकिन 1987 से 2004 के बीच में भारत में जन्म होना चाहिए और माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म भारत में होना चाहिए, माता पिता कोई एक कम से कम भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। वंशानुक्रम की बात करें तो वंशानुक्रम से सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन उस समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय था। 1992 से पहले पिता का भारतीय होना अनिवार्य था, लेकिन 1992 में संशोधन किया गया और 1992 से 2004 तक माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 2004 के बाद
जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है, उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय है, तो भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा पंजीकरण सामान्यतः भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए है। कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति है, जिसके परिवार की जड़ें कहीं न कहीं भारत में रही हैं, तो वह आवेदन कर भारतीय पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसकी शर्त यह है कि आवेदन करने से पहले लगातार 7 वर्ष भारत में निवास कर रहा हो वह व्यक्ति। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, आपके दादाजी यदि फ्रांस गए और फ्रांस की ही नागरिकता ग्रहण कर ली, लेकिन आप चाहते हैं कि आप भारत की नागरिकता ग्रहण करें, तो आप भारतीय मूल के व्यक्ति तो हैं, लेकिन भारत की नागरिकता आपको कैसे मिलेगी? पहले आपको 7 वर्ष भारत में निवास करना पड़ेगा, उसके बाद पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण कराने के बाद तो आपको नागरिकता दी जा सकती है। देशीयकरण द्वारा देखते हैं, जहाँ पंजीकरण भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है, वहीं देशीयकरण किसी विदेशी नागरिक, जो कोई विदेशी है, वह अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए नागरिकता प्राप्त करने के क्या प्रावधान है, इसके बारे में चर्चा करता है। इसकी कुछ शर्तें हैं। देशीयकरण के तहत कोई व्यक्ति भारत में 12 साल से निवास कर रहा है, उसका चरित्र अच्छा है और उसे 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का ज्ञान है, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि वह वैज्ञानिक है, कलाकार है और शांति में कोई विशिष्ट सेवा प्रदान की है, तो सरकार ये शर्तें हटा सकती है। यानी कि उसे 8वीं अनुसूची का ज्ञान नहीं है, या फिर कुछ भी शर्तें कम की जा सकती हैं इनमें से। क्षेत्र का विलय 1961 में गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिला लिया गया, जो पहले पुर्तगाली कब्जे में था, यानी कि पुर्तगाली टेरिटरी थी। 1961 में भारत में मिला लिया गया, तो देश के क्षेत्र के विलय के साथ ही वहां के सभी निवासी भारतीय नागरिक बन गए। तो क्षेत्र के विलय के द्वारा इस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब भारतीय नागरिकता खोने के क्या क्या तरीके हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला तरीका है त्याग। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग कर देता है, तो उसकी नागरिकता चली जाती है और उसके नाबालिग बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं। पर्यावसान के द्वारा यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। वंचन, कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से नागरिकता ले लेता है भारत की, या संविधान का अनादर करता है, या युद्ध में शत्रु से व्यापार, या लगातार 7 वर्ष भारत के बाहर रहता है, तो उसकी नागरिकता संसद छीन सकती है। देशीयकरण के जरिए भारतीय नागरिकता लेने के लिए पहले व्यक्ति को 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ता था, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और नागरिकता प्रदान करने के लिए इन नियमों को थोड़ा हल्का किया गया। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोग अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय घटाकर 11 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। यही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था। सीएए की कुछ शर्तें भी हैं कि यह कहाँ पर लागू नहीं होता। तो यह 6ठी अनुसूची के क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता। इनर लाइन परमिट वाले आईएलपी वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों में भी यह लागू नहीं होता। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय नागरिक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन वह भारतीय मूल का है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारण कर सकता है। इसकी पात्रता क्या है? कोई भी विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने योग्य था, यानी कि उसका मूल भारत में ही था, जो उस दिन या उसके बाद भारत का नागरिक था, लेकिन बाद में उसने नागरिकता त्याग दी या कुछ भी, या उस व्यक्ति का बच्चा, पोता या परपोता, ये सभी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारतीय नागरिक का विदेशी जीवन साथी, यदि भारतीय नागरिक है और उसका कोई पति या पत्नी है, तो शादी को कम से कम 2 साल हो गए हो, में ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड धारण कर सकते हैं। इसमें एक अपवाद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को ओसीआई नहीं मिल सकता। इसमें आपको अधिकार क्या क्या मिल सकते हैं? आजीवन मल्टीपल एंट्री वीजा, किसी भी उद्देश्य के लिए, यानी कि आप आजीवन भारत में आ जा सकते हैं। भारत में ठहरने की अवधि के दौरान पुलिस रिपोर्टिंग से छूट, यानी कि आपको पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि आप भारत में आए हैं। आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में एनआरआई के समान अधिकार। एनआरआई सामान्यतः भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र विदेशों में होता है। घरेलू हवाई किराए और राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश शुल्क में भारतीयों के समान अधिकार, यानी कि जो किराया भारतीय से लिया जाएगा वही उसी के समान अधिकार इन्हें ओसीआई कार्ड धारकों को भी होंगे। अब वे क्या नहीं कर सकते? उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते, जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, जज या सांसद नहीं बन सकते। कृषि या बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते। संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना विशेष परमिट के यात्रा नहीं कर सकते।
जो संरक्षित क्षेत्र है उनमें बिना परमिट के यात्रा नहीं कर सकते। ओसीआई रद्द कैसे हो सकता है? यदि कोई धोखाधड़ी से ओसीआई ग्रहण करता है, संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है, शत्रु से संपर्क रखता है, यदि किसी देश में उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई है, या सार्वजनिक हित में भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या विदेशी संबंधों के हित में आवश्यक होने पर ओसीआई रद्द की जा सकती है। तो आइए अब संपूर्ण भाग 2 का फटाफट से रिवीजन करते हैं। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में दी गई है, जो 5 से 11 तक है। फिर अधिनियम 1955 में अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं: जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और क्षेत्र के विलय से। और समाप्ति के 3 तरीके: त्याग, पर्यावसन और वंचन, यानी कि छीनना। पर्यावसन किसी अन्य देश में जाकर उसकी नागरिकता ग्रहण कर लेना, और त्याग स्वेच्छा से त्याग कर देना। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, जो 2005 में आया था, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं कि कौन कौन भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया धारण कर सकता है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, ये ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं, यह दोहरी नागरिकता नहीं है, और इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, और एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। फिर CAA 2019 के बारे में बताएं। 6 धर्म है: हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन तथा ईसाई। और 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने पर इनके लिए जो 11 साल का प्रावधान था समय का, कि 11 साल देशीयकरण के लिए 11 साल भारत में रहना पड़ेगा, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है।